नमस्कार दोस्तों, एडुसाइन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखिए दोस्तों, ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन द ईयर 1857 एंड एट अ कंजंक्चर बिटवीन द फेज 1 एंड फेज 2। दैट मीन्स देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो दो डिवीजन है, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह ये यूज मतलब कि कंसिडर किया जाता है। अब होता ये है कि जब फेज 1 इज अबाउट द स्टोरी ऑफ इंडियाज कॉलोनाइजेशन एंड फेज 2 इज अबाउट द स्टोरी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये जो ट्रांजिशन ऑफ फेज हुआ था, इसके बीच में जो बदलाव आया था, जो फंडामेंटल डिफरेंसेस आए थे भारतीय समाज में, उसमें ये एक कनेक्टिंग लिंक की तरह यूज करता है। और दिस इज द इवेंट विच एक्सप्लेन व्हाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस। तो अगर हम इस बात पे चर्चा करना शुरू करें कि क्या ये रिवोल्ट इनएविटेबल था, क्या इसको रोका जा सकता था, तो इसको समझने के लिए हमें इसके पीछे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल था उसको समझना बहुत जरूरी है। तब भी जाकर के हम अच्छे से बता पाएंगे तो कि इसको रोकना पॉसिबल था या नहीं। देखिए, अगर हम इसकी इमीडिएट फैक्टर की बात करें तो ये सबको पता है कि दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल के साथ क्या था कि इसके जो बुलेट था, इसके जो कार्टेज था, इसमें बीफ एंड पोर्क फैट को यूज किया गया था, which created a religious sentiment, hurt the religious sentiment of both the Hindus and Muslims in India, जिसके वजह से ये रिवोल्ट शुरू हुआ था। लेकिन अगर हम इसके इन डेप्थ अगर एनालिसिस करें तो किसी भी बड़े इवेंट की तरह इसमें भी ये जितने फैक्टर्स है, इसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो हर एक फैक्टर को फिर से दो सब पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल फैक्टर, पॉलिटिकल is divided into administrative and military factor, and social factor can be divided into racial and religious factor। तो जितने भी फैक्टर्स इसमें था, all these factors belong to either one of these six फैक्टर्स में सब कैटेगरी फैक्टर्स। अब देखिए, कोई भी फैक्टर या कोई भी इवेंट एक दूसरे के साथ आइसोलेटेड या इन सेपरेशन नहीं था। देयर वाज इंटरलिंक बिटवीन ऑल दीज फैक्टर्स। इसको हम इन डिस्कशन समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम इंडिविजुअली अगर हम डिस्कस करना शुरू करें, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चरल फैक्टर, ठीक है ना। देखिए, एग्रीकल्चर फैक्टर में सबसे पहले तो आ जाता है कि ब्रिटिश की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी और उनकी एक्सप्लॉयटेटिव जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रायतवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, ये जो सेटलमेंट पॉलिसीज थी, इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन था, जो हाई रेवेन्यू डिमांड था, that created an impoverishment, that brought an impoverishment for the Indian cultivators, Indian farmers and peasantry। तो इसके वजह से देखा गया कि द पीजेंट्स वर ऑलरेडी फीलिंग डिसग्रंटल्ड, दैट मींस द एंगर वाज ऑलरेडी गैदरिंग इन देयर माइंड, और उनके जो एक्सप्रेशन, उनकी मैनिफेस्टेशन हुआ था इन द फॉर्म ऑफ द रिवोल्ट। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट द फर्स्ट रिवोल्ट, इसके पहले भी रिवोल्ट हुआ था, लेकिन चेंज सिर्फ इतना था, डिफरेंसेस सिर्फ इतनी थी कि 1857 के पहले जितने भी रिवोल्ट हुआ था, दे ऑल टुक प्लेस एट ए स्मॉल स्केल एंड रीजनली। लेकिन ये रिवोल्ट ऑफ 1857 had taken place over a large part of India, right? So that takes a national character, क्योंकि बहुत ह्यूज पार्ट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और इसकी इंटेंसिटी भी बाकी जितने भी रिवोल्ट हुआ था उससे कहीं ज्यादा था। अब देखिए, इसके वजह से इंडिया में बॉन्डेड लेबर काफी फैल गया था। बॉन्डेड लेबर, ये बॉन्डेड लेबर कैसे बनता था? जैसे अंडर द ब्रिटिश सिस्टम बहुत सारे पीजेंट्स थे जिनको लोन लेना पड़ता था बहुत सारे मनी लेंडर्स से, और एक बार वो मनी लेंडर के ट्रैप में पड़ गया तो दैट दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ बॉन्डेड लेबर। लेकिन ये पॉसिबल ही हुआ था ब्रिटिश सिस्टम के वजह से। जो तीसरा जो इसके कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला था, दैट इज सब फ्यूडेशन। देखिए, क्या होता था कि इन अ जमींदारी सिस्टम, इट वाज थ्री टायर सिस्टम। ईस्ट इंडिया कंपनी एट द टॉप, इन द मिडिल देयर वाज द जमींदार, एंड एट द बॉटम देयर वाज द पीजेंट, ठीक है ना। तो इट वाज अ थ्री टायर सिस्टम। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ये देखने को मिला कि इन बिटवीन ये जो जमींदार की जो इंटरमीडिएट जो लेवल था, इसमें भी टेनेंट एंड सब टेनेंट बनता चला गया। मतलब अब कंपनी के नीचे जमींदार, उसके नीचे एक और जमींदार, या फिर दो जमींदार, उसके नीचे फिर पीजेंट, ठीक है। तो जैसे कि घर में होता है ना टेनेंट सब टेनेंट, वैसे ही यहाँ पे भी होता चला गया। लेकिन जितने भी लेयर बढ़ता चला गया, इन सब की जो इनकम है, सबकी जो बर्डन है एक्सपेंडिचर की,
ऑल द बर्डन वॉज एट द बॉटम ऑन द पीजेंट्री। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पीजेंट्री के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन बढ़ चुका था। और ये रियलिटी में एक प्रैक्टिकल डेटा हमें ये देता है कि कंपनी और पीजेंट्री के बीच में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब टेनेंट, टेनेंट एंड सब टेनेंट मैक्सिमम नंबर जो मिला था दैट इज 50। दैट मीन्स कंपनी और पीजेंट्री के बीच में 50 जमींदार एंड सब जमींदार बिलोंग करता था, और उन सब की मतलब कि बर्डन पीजेंट्री के ऊपर था। सो द एक्सप्लॉयटेशन वाज सच एन एक्सट्रीम लेवल कि लोगों के पास और कुछ बचा ही नहीं, लोगों के पास खोने के लिए और कुछ बचा ही नहीं। और जब लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता है तो उसके पास एक ही उपाय रहता है, रिवोल्ट। ठीक है ना। जो चौथा जो पॉइंट देखने को मिलता है दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये ब्रिटिश ने शुरू किया था, क्योंकि उनको अपने इंडस्ट्री में यूज करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो कमर्शियल जो क्रॉप्स थे, कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोडक्शन इंडियन फील्ड में, इंडियन कल्टिवेबल फील्ड लैंड में ब्रिटिश के लिए जरूरी था। लेकिन इंडियंस तो मतलब फूड ग्रेन प्रोड्यूस करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे पॉलिसी बनाया ताकि लोग फूड ग्रेन प्रोड्यूस ना करें, कल्टीवेट ना करें, उसके बदले में जो कमर्शियल क्रॉप्स है जैसे कि कॉटन हो गया या फिर इंडिगो हो गया या फिर टी हो गया, कॉफी हो गया, ऐसे जो कमर्शियल क्रॉप्स है उसको प्रोड्यूस करें। टोबैको, जूट, ये सारे कमर्शियल क्रॉप्स है। ठीक है ना। तो उसका प्रोडक्शन होने लगा, जिसके वजह से जो the supply of food grains reduced up to a lot and famine started to take place in the villages of India। ठीक है ना। फैमिन जो कि इंडिया में देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन काफी हाई था, लेकिन ब्रिटिश के आने की वजह से ये फैमिन फैलने लगा और इस फैमिन में भी बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगी। और जो फिफ्थ पॉइंट आता है दैट इज इमर्जेंस ऑफ ए न्यू क्लास ऑफ जमींदार। हुआ ये था कि जो ट्रेडिशनल जमींदार थे दे वर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द पीजेंट्री, इंडियन पीजेंट्री, सिंपैथेटिक। ठीक है ना। लेकिन हुआ ये कि अकॉर्डिंग टू सनसेट लॉ ये जो ट्रेडिशनल जमींदार थे दे स्टार्टेड टू लूज देयर जमींदारी। ठीक है ना। क्योंकि सनसेट लॉ में अगर वो ब्रिटिश को प्रॉपर इन टाइम लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पाएंगे तो उसकी जमींदारी ले ली जाएगी और उसको ऑक्शन किया जाएगा। तो जो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, कुनवर सिंह ऑफ बिहार। कुनवर सिंह वाज अ ट्रेडिशनल जमींदार हु हैड लॉस्ट हिज जमींदारी ड्यू टू दिस सनसेट लॉ। और उन्होंने क्या किया, ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम द साइड ऑफ द रिवोल्टर्स। लेकिन उनकी जब जमींदारी ऑक्शन होने लगा तो एक न्यू क्लास ऑफ जमींदार इमर्ज होने लगा हु वाज नॉट एट ऑल सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द पीजेंट्री। ठीक है ना। जिसके वजह से एक्सप्लॉयटेशन उनका काफी बढ़ गया एंड दैट आई मीन इट वाज द ब्रिटिश सिस्टम व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर सच एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है ना। तो जो न्यू क्लास ऑफ जमींदार थे दे जॉइंड ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिश, दे हेल्प्ड crushing in suppressing the revolt, whereas the traditional zamindars who had lost their zamindari they joined on the side of the revolters। ठीक है ना। सो ये एग्रीकल्चरल फैक्टर्स जिसके वजह से जो पीजेंट्री थे दे हैड जॉइंड द रिवोल्ट। ठीक है ना। अगर हम इंडस्ट्रियल फैक्टर की बात करें दैट इज फर्स्ट इज वन वे फ्री ट्रेड। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसके वजह से इंडिया में क्या हुआ, इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसकी डिस्ट्रक्शन होने लगा, जिसके वजह से इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। इसके वजह से जो आर्टिसंस थे, जो हैंडीक्राफ्टमैन थे, दे स्टार्टेड टू लूज देयर लाइवलीहुड। और जब उनको अपना लाइवलीहुड वो उनका चला जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो दे विल कम टू द एग्रीकल्चर लैंड। सो इसकी वजह से क्या हुआ, द प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड स्टार्टेड टू इंक्रीज। और जितना इंक्रीज होने लगा उतना ही ज्यादा पीजेंट्री की एक्सप्लॉयटेशन भी होने लगा, क्योंकि देखिए ये भी एक डिमांड सप्लाई की तरह काम करता है। तो जितना ज्यादा सप्लाई थे एग्रीकल्चर लेबर्स की, एग्रीकल्चर पीजेंट्री की, उतना ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जमींदार उनके ऊपर करने लगे। तो जिसके वजह से उनके मन में भी एक बहुत ज्यादा गुस्सा ब्रिटिश के खिलाफ जमा हो रहा था, जिसके एक्सप्रेशन रिवोल्ट ऑफ 1857 में देखने को मिला था। सो दिस टू कंसिस्ट मेक्स अप आवर इकोनॉमिक फैक्टर। अब हम लोग पॉलिटिकल फैक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्जुगेशन ऑफ नेटिव स्टेट। तो सब्जुगेशन ऑफ नेटिव स्टेट बहुत तरीके से किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था सब्सिडियरी अलायंस। उसके बाद देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से थ्रू एनेक्सेशन होने लगा, राइट। और भी बहुत सारे तरीके से इंडियन नेटिव स्टेट को इंसल्ट किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल 1849 में बता दिया गया था
कि जो मुगल एम्पायर है ही विल हैव टू लीव द रेड फोर्ट, और जो उनके बाद के जो सक्सेसर है दे विल नॉट बी नो मोर बी कॉल्ड एज प्रिंस किंग्स और मुगल रूलर्स, ठीक है ना, ऐसे मतलब कि ह्यूमिलिएट किया जाने लगा। और जहाँ पे ये एनेक्सेशन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स काम नहीं किया, वहां पे अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मेनी एक्सक्यूजेस उसको एनेक्स किया जाने लगा। द ग्रेटेस्ट एग्जांपल इज अवध। अवध को किस बेसिस पे एनेक्स किया गया था? ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है क्योंकि बहुत सारे ब्रिटिश इंडियन नेवी में बहुत सारे जो सिपाहीज थे दे बिलोंग टू अवध। अब उनकी जो रूलर की, उनकी जो सुल्तान की जो ह्यूमिलिएशन हुआ था, ये भी एक रीजन माना जाता है कि बहुत सारे सिपाहीज अवध से रिवोल्ट में ज्वाइन किया था, ठीक है ना। और अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो बहुत सारे स्टेट को एनेक्स किया गया था, जैसे सतारा, संबलपुर, नागपुर, झांसी। ऐसे ही झांसी ने भी रिवोल्ट किया था क्योंकि उनको भी एनेक्सेशन कर लिया गया था, उन टेरिटरी को एनेक्स कर लिया गया था। तो दीज वर द रीजन फॉर वेरियस नेटिव रूलर्स टू ज्वाइन द रिवोल्ट, ठीक है ना। और फिर आता है मिलिट्री कॉज। अब देखिए मिलिट्री कॉज के साथ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था और इसके साथ बहुत सारे रिलीजियस फैक्टर भी रिलेटेड है। सबसे पहले तो आता है कि डिस्क्रिमिनेशन इन बोथ पेमेंट एंड पोस्टिंग। देखिए जितने भी ऑफिसर लेवल था, ऑफिसर लेवल पे कभी भी किसी इंडियन सिपाहीज की अपॉइंटमेंट नहीं होता था। ऑफिसर लेवल पे हमेशा, चाहे वो कोई न्यूली रिक्रूटेड ब्रिटिश ही हो, उसका भी अपॉइंटमेंट होता था। तो ये एक डिसकंटेनमेंट उनके मन में गैदर हो रहा था। दूसरी तरफ पेमेंट के बेसिस पे भी वहां पे डिस्क्रिमिनेशन था। एक इंडियन काउंटर पार्ट को कभी भी इक्वल पेमेंट नहीं मिला उनके कंपेयर टू हिज ब्रिटिश काउंटर पार्ट। द सेकेंड वॉज, इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट वन, द इशू ऑफ अलावेंस। क्या होता है कि जब एक स्पेशल अलावेंस मिलता था घर से बहुत दूर रहने का, उसको बोला जाता था बट्टा। तो द ब्रिटिश people, the British officers or soldiers, they used to receive this special allowance, whereas the Indian soldiers were denied this batta or the special allowance. This became a very important issue during the revolt. थर्ड इज rumor फैल गया कि जो आर्मी की तरफ से जो राशन दिया जाता है उस राशन में बीफ एंड पोर्क मिला हुआ है। तो ये भी उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको भी हर्ट करना चालू किया, ठीक है ना। और भी दूसरे तरीके से रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ, जैसे कि देयर वाज अ फेथ, हिंदू बिलीफ दैट क्रॉसिंग द सी विल रिजल्ट इनटू आउटकास्ट और लॉस ऑफ कास्ट, लॉस ऑफ रिलीजियन। लेकिन अंडर जनरल सर्विसेज एक्ट ये कंपलसरी किया गया कि द इंडियन सोल्जर्स विल हैव टू क्रॉस द सी। क्योंकि देखिए उस टाइम पे वो लोग, मतलब ब्रिटिश लोग, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में भी अपनी कॉलोनियल वॉर लड़ रहे थे और वहां पे इंडियन सोल्जर्स को लाया जाता था लड़ने के लिए। तो दैट ऑल्सो हर्ट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट। एंड फाइनली द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, जो कि जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, दैट ऑल्सो वॉज द इमीडिएट फैक्टर फॉर द रिवोल्ट. So this administrative and military factor makes up our political factor, right? Then comes to our social factors. सबसे पहले आ जाता है रेशियल. तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो था ही, और इसी में एक डॉक्ट्रिन का नाम लिया जाता है, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाइट मेन्स बर्डन. अब इस डॉक्ट्रिन में क्या बोला गया? इट वाज ए रेशियल डॉक्ट्रिन. इसमें बोला गया कि जो इंडियन लोग हैं, जो कॉलोनीज के लोग हैं, दे आर अनसिविलाइज्ड बारबैरिक पीपल. Now it is the God-given burden. God has given the burden on the white men, that is on the Europeans, to civilize these uncivilized people. और इसके वजह से वो एक्चुअली, मतलब कि ब्रिटिश ये कहना चाहते थे कि द ब्रिटिश आर एक्चुअली डूइंग अ फेवर ऑन द इंडियंस. मतलब कर वो एक्सप्लॉयटेशन वो कर रहे थे और इस एक्सप्लॉयटेशन को अपने तरीके से जस्टिफाई भी कर रहे थे. सो इट वाज ए हाईली रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी डॉक्ट्रिन which was a highly humiliation for the Indian people. और इसके अलावा जो सरकारी ऑफिस था, जो आर्मी था, उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो था ही, ठीक है ना. सो दैट वाज आल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ एंगर इन द माइंड ऑफ इंडियन पीपल. एंड फाइनली जो रिलीजियस फैक्टर आता है, दैट मेड all the orthodox section revolt against the ब्रिटिश, चाहे वो हिंदू ऑर्थोडॉक्स सेक्शन हो या मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स सेक्शन हो. तो इसके पीछे जो फैक्टर देखा जाता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज. और क्रिश्चियन मिशनरीज जो कर रहे थे वो ह्यूज रेट ऑफ रैपिड कन्वर्जन, इससे जो इंडियन रिलीजियन था, उनको, जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था, उनको काफी थ्रेटन फील होने लगा.
फिर देखिए जो इन क्रिश्चियन मिशनरीज थे, दे स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज द इंडियन रिलीजियन एंड ट्रेडिशन, ठीक है ना। इसके वजह से उनका जो शक था वो शक धीरे धीरे कंसोलिडेट होने लगा। एंड फाइनली जब ब्रिटिश ने कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म चालू की, जैसे कि सती एबोलिशन, विडो रीमैरिज, ऐसे कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म चालू की, तो वही शक जो काफी कंसोलिडेट हो चुका था वो पूरी तरह से विश्वास में बदल गया कि यहाँ के रिलीजियन को ब्रिटिश डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और उसके बाद देखिए उन्होंने रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट भी पास की। इसके थ्रू क्या होता है कि देखिए अंडर प्रीवियस मतलब कि ट्रेडिशनल हिंदू लॉ, कोई भी अगर कन्वर्ट होता है दूसरे रिलीजियन में तो ही विल हैव नो मोर राइट टू इनहेरिट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। लेकिन अंडर रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट कोई अगर कन्वर्ट होता भी है तो भी ही विल नॉट बी इनएलिजिबल और ही विल नॉट लूज हिज राइट टू इनहेरिट द ancestral property। ये लॉ बनाया गया which was contrary to the orthodox or the traditional law। so these are the factors which created a lot of anger in the mind of people और जिसके वजह से ये रिवोल्ट हुआ। तो इस सवाल पे अगर हम आते हैं कि क्या ये रिवोल्ट इनएविटेबल था, द आंसर इज यस, क्योंकि हमें ये देखने को मिल रहा है कि इतने सारा फैक्टर्स इसमें मौजूद था कि कोई एक दो चीज के वजह से ये नहीं हुआ था, ठीक है ना। कोई अगर एक दो चीजों के वजह से होता है तो उसको रोका जा सकता है, लेकिन इतने सारे फैक्टर्स अगर जहाँ पे इन्वॉल्व है तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।